welcome to another amazing video by Ishika Educates. So, in today's video, we are going to start with chapter number 1 of book 2, Challenges of Nation Building. Fine. So, this is an important chapter and it carries a great weightage for our exam. So, you need to study it in bit detail. So, to start with, these notes are already NCERT topic wise, so no need to worry about that. You may take your NCERT like side by side and start reading side by side, so it will give you both the reading and notes at the same time. Fine. So to start with, on 14th and 15th of August midnight 1947, when India got independence, like India and Pakistan both got independence. So in the midnight speech, when they both get independent, so in the midnight speech, Pandit Jawaharlal Nehru, who was our former Prime Minister, gave a speech on the Red Fort. Name of the speech was Tryst with Destiny. It's not off, it's with. Tryst with Destiny. It's an important one marker, so mark it. Then, some important points here. First PM Pandit Jawaharlal Nehru, first Deputy PM Sardar Vallabhbhai Patel. What were the motives of his speech? First, to form a democratic government, and government shall run good for all. And these were the same motives that every leader wanted for India, for independent India, right? Now, three main challenges of nation building. इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, बट अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में इंडिया बॉर्न हुआ था, बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में इंडिपेंडेंट हुआ था. इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ एक्सप्लॉइट किया हुआ था. तो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि इंडिया को इंडिया बनाना, अच्छे से उसको आगे रन करना. तो तीन चैलेंजेस, जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, तो उसके बाद हमारे पास जो हमारे गवर्नमेंट थी, देखो किसी ना किसी को तो देश चलाना था. तो किसी ना किसी को देश चलाने के लिए लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी. INTERIM, इंटरिम और इंटरिम, व्हाट्सएवर यू प्रोनाउंस इट. तो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, और वो इंटरिम गवर्नमेंट जब तक पहले इलेक्शंस नहीं होते, जब तक इलेक्शन होके हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर रूल में नहीं आता, उससे पहले जितना भी काम होगा वो इंटरिम गवर्नमेंट करेगी. तो इंटरिम गवर्नमेंट ने, उनके सामने तीन उस टाइम मेजर चैलेंजेस थे. पूरे देश के सामने वैसे ये चैलेंजेस थे, मेजरली इंटरिम गवर्नमेंट के सामने नहीं, पूरे देश के सामने, पूरी सरकार के, पूरी गवर्नमेंट में सबके सामने तीन मेजर चैलेंजेस थे नेशन बनाने के लिए. पहला, टू यूनाइट द नेशन. क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री था, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे, इवन रिलीजन्स के बेसिस पे. क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन की वजह से ही ब्यूरिफिकेट हुए, रिलीजन के कारण ही दोनों अलग अलग हुए. तो इंडिया और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी के सारा उसी चक्कर पीछे हुआ था ना. हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ, जो पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, वो बिकॉज ऑफ हमारे रिलीजियस बैरियर्स के कारण ही हुआ, पाकिस्तान और हिंदूज मेजॉरिटी बेसिकली. तो पाकिस्तान ने जब अलग स्टेट डिमांड की, बेस्ड ऑन रिलीजन ही की, कि मुस्लिम मेजॉरिटी, तो यूनिटी लाना हमारे कंट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क था, और सबसे पहला टास्क यही था, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स था लैंग्वेज और कल्चर के उसमें. तो सबको डर यही था कि अगर जैसे अभी तो डिवीज़न हुआ रिलीजन के बेस पे, आने वाले टाइम में अगर लैंग्वेज या कल्चर के बेस पे हुआ कि हिंदी बोलने वाले लोग कहें कि नहीं हमें तमिल नहीं चाहिए, या तमिल कहें कि हमें अलग से स्टेट चाहिए, तो इसको इंडिपेंडेंट इंडिया को यूनाइट करना बहुत ज़रूरी था. नहीं तो हमारा पूरा का पूरा देश छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता. सेकेंड चैलेंज,
to form democracy, to establish a parliamentary form of government. कि हमारे देश में अब मेन रीज़न यही था ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए हमारे कंट्री को, तो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में अप्लाई करना. उसके बाद तीसरा चैलेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, provided employment and special attention to weaker sections of the country like SCs, STs, etc. Fine. Economic development for the good of all, कि सबके लिए irrespective of their any boundaries, any cultural, religious, linguistic, like any boundaries, economic development shall run good for all. And special attention to the weaker sections of the country like SC, STs वगैरह, क्योंकि इनके साथ in the past बहुत like atrocities वगैरह हुई थी, तो उसकी भरपाई करने के लिए SCs, STs, OBCs एंड ऑल को स्पेशल रिजर्वेशन सिस्टम मिला. फाइन, तो मे बी लीव दैट टॉपिक. उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्कूल. अब जैसे हमारा स्कूल है, मतलब इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की ट्राई करते हैं. हमारा स्कूल है, तो अगर हमें स्कूल बनाना है, सबसे पहले हमें यूनाइट करना होगा बच्चों को. बच्चे एडमिशन हो गया, तो आपको अब उनको यूनाइट करना पड़ेगा ना. यूनाइट करोगे तभी क्लास बनेगी, क्लास में पढ़ाया जाएगा. तो सबसे पहले बच्चे इकट्ठे करना, उनको यूनाइट करना. फिर उसके बाद दूसरा कि आप उनके ऊपर कोई प्रिंसिपल होंगे, कुछ टीचर स्टाफ होंगे, या कुछ ऐसा मतलब कोई कमेटी वगैरह कुछ होगी जो कि सबको ओवरलुक करेगी, सबको गाइड करेगी, है ना. उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पॉइंट जो है, अब इसमें इकोनॉमिक स्कूल में क्या करोगे, स्कूल में है कि आप जब आपने सब ऊपर देखो, बच्चे यूनाइट हो गए, उसके बाद आपने ऊपर प्रिंसिपल या जो भी कमीशन वगैरह जो भी था वो बिठा दी. उसके बाद अब आपको सबको इक्वली पढ़ाना पड़ेगा, इक्वली सबका ध्यान रखना पड़ेगा. और अगर कोई बच्चे पढ़ाई में वीक हैं या कुछ ऐसा है, या मे बी वो SC, STs वगैरह हैं, तो आपको उनको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी. फाइन, तो ये छोटा सा मे बी एग्जाम्पल था, अगर आपको यहाँ पर रिलेटेबल लगे. ठीक है, उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे पास देखो 3 चैलेंजेस हैं. तीनों चैलेंजेस इसमें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर बेसिकली हमारा फर्स्ट चैलेंज से डील करेगा. तो पहला चैलेंज, टू यूनाइट द नेशन, क्योंकि yet a commoditive diversity in our society, continental size and diversity of languages spoken by the people and different cultures and religions were practiced. तो हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ थी हमारी सोसाइटी में. कॉन्टिनेंट के साइज़ में डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत थी, कल्चर्स बहुत अलग अलग तरह के प्रैक्टिस किए जाते थे. तो इस करके इट वाज इम्पोर्टेंट कि उस टाइम पर ऐसा बिलीफ था लोगों का कि कंट्रीज़ इतनी डाइवर्सिटीज़ हों जिनमें वो यूनाइटेड ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती. तो इस चीज़ को भी इंडियन लीडर्स को गलत प्रूव करना था. दूसरा चैलेंज, डेमोक्रेसी. Second challenge was to establish democratic constitution that granted fundamental rights and right to vote to every citizen. Second challenge था हमारे पास to establish democracy, constitution जिसने fundamental rights और right to vote दिया हर citizen को. इंडिया ने representative democracy अपनाई based on the parliamentary form of government, और ये फीचर इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही काम करे. जो हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन होगा, इलेक्शंस एंड ऑल, वो सब एक डेमोक्रेटिक तरीके से हो, लाइक मोनार्की वगैरह या किंग रूल वगैरह इसमें बिल्कुल भी ना हो. उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तीसरा चैलेंज हमारा था to ensure development and well-being of the whole society and not for some sections. तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो था,
हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स या रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दिया था और स्पेशल प्रोटेक्शन टू SC STs एंड ऑल। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने DPSPs बनाए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। DPSPs किस लिए? कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा उसको ये गोल्स अचीव करने हैं। रियल चैलेंज अब ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी हटाने के लिए हमें यहाँ पर पॉलिसीज़ बनानी पड़नी थी। पॉलिसीज़ बनाएंगे तभी तो उन पे वर्क होगा ना। अगर हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि हमें किस चीज़ पे काम करना है तो हम क्या ही काम करेंगे, है ना। तो सबसे पहले पॉलिसीज़ बनाएंगे ना इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए और पॉवर्टी को हटाने के लिए, क्योंकि इंडिया उस टाइम पर बहुत एक्सप्लॉइटेड था, ब्रिटिशर्स थे। और इंडिया के पास, जैसे पहले इंडिया को हम सोने की चिड़िया कहते थे, बट अब के टाइम में इंडिया बहुत एक्सप्लॉइटेड था। मतलब इवन इम्पोर्ट्स वगैरह बहुत इंक्रीज थे इस टाइम पे, और लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा और कोई ऑक्यूपेशन नहीं आती थी। हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थोड़े बहुत लोग करते थे, एंड थोड़े बहुत क्या, इंटरनेशनल मार्केट अच्छी थी हैंडीक्राफ्ट की। बट ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया को एक्सप्लॉइट इतना किया था कि इंडिया अगर रॉ मटेरियल, वो इंडिया को रॉ मटेरियल लेके वो लोग फिनिश्ड गुड्स लाते थे ब्रिटेन से। तो इस टाइम पर इन्होंने अपने रॉ गुड्स और इंपोर्ट करने के लिए फिनिश्ड गुड्स, इन्होंने इन पर टैक्सेस बिल्कुल हटा दिए। बट अगर कोई हैंडीक्राफ्ट, इंडियन वर्कर कोई अगर हैंडीक्राफ्ट वगैरह शिपमेंट होती है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो उस पर बहुत हैवी टैक्सेस थे। तो इस करके इंडिया में मार्केट एक तो ख़त्म हो गई, क्योंकि मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स का बहुत कम हो गया, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे थे। तो एक्सपोर्ट करने में भी बहुत हाई चार्जेस जा रहे थे, तो इसलिए इंडिया की मार्केट वहाँ पर भी लो हो गई थी। तो हम वही लाइन कि हम फर्स्ट चैलेंज नेशन बिल्डिंग का इस चैप्टर में फोकस करेंगे। अब ये था हमारा यहाँ तक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब हमारा चैप्टर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऑन 14th एंड 15th अगस्त 1947 सिर्फ एक देश नहीं, 2 देश एग्जिस्टेंस में आए थे। 2 देश कौन से? इंडिया और पाकिस्तान। ये रिजल्ट जो था ये पार्टीशन के कारण हुआ, और डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो ऐसा था, हम इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। हमारे पास, इससे भी नहीं समझेंगे, मैं यहीं पे बना देती हूँ, एक सेकेंड। अब हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास था ब्रिटिश इंडिया। गाइज इग्नोर द राइटिंग, लाइक समझने पे ध्यान दो, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में हमारे पास 2 चीज़ें थी, 2 चीज़ें नहीं थी, 2 डिविजन्स थे। प्रिंसली स्टेट्स एंड दूसरा जो हमारे पास था वो था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। अब इसके बाद हमारे पास जब ये दोनों डिविजन्स थे, तो जो हमारे ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो चलाती थी। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये हमारे पास जो हमारे प्रिंसेस, राजा वगैरह होते थे वो लोग चलाते थे। उसके बाद जो हमारे पास हमारी ये प्रिंसली स्टेट्स हैं ये राजा चलाते थे, बट राजा जो चला रहे थे उनके ऊपर भी एट द एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ही काम कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो
ये राजा सिर्फ नाम के लिए थे, काम यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है, यहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है। बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा किंग रूल था और ये डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो ये इनडायरेक्टली थे और ये डायरेक्टली थे। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस था यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास टू नेशन थियोरी है यहाँ पर। टू नेशन थियोरी, इसमें क्या है, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इंडिया में दो तरह के लोग रहते थे मेजॉरिटी में, हिंदूज और मुस्लिम्स। अब टू नेशन थियोरी के कारण हमारे पास डिवीजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। अब डिवीजन के बाद इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। अब इनमें लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, ठीक है। हमारी जो टू नेशन थियोरी थी मुस्लिम लीग ने दी थी, प्रेसिडेंट उस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना थे, और मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनी थी। आईएनए ने टू नेशन थियोरी को कम्प्लीटली अपोज किया था, इंडियन नेशनल अलायंस ने, फाइन। उसके बाद इन्होंने इसको टोटली अपोज किया कि टू नेशन थियोरी नहीं होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान डिवीजन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल पाकिस्तान फॉर्म हो गया। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, फाइन, ये आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पाकिस्तान फॉर्म हो गया। ये जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने पाकिस्तान एज ए सेपरेट कंट्री डिमांड की थी, तो पाकिस्तान एट द एंड, इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद हमारा पाकिस्तान फॉर्म हुआ, बहुत अलग अलग तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल कंपटीशन था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। ब्रिटिश रोल यहाँ पर कुछ हद तक काम में आया, जो कि था डिवाइड एंड रूल, जो हमारी मुस्लिम लीग ने टू नेशन थियोरी देके अपनाया, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग कर दिया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का प्रोसेस कैसा था? पहला, कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी हमारे पास, मुस्लिम मेजॉरिटी की कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी ब्रिटिश इंडिया में। तो मुस्लिम जो थे वो मेनली दो जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड थे, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मेनली दो जगहों पे मेजॉरिटी में थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में, ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट इंडिया, फाइन। अब उसके बाद देखो, ईस्ट इंडिया वाला हमारा एरिया होता है जो पंजाब वाली साइड से होता है, और जो वेस्टर्न एरिया है वो हमारा, नहीं मे बी मैं उल्टा बोल रही हूँ, लाइक दो एरियाज थे, ईस्ट और वेस्ट। तो एक एरिया जो है हमारा पंजाब की साइड वाला, एक एरिया जो आज के टाइम का बांग्लादेश है। जो पंजाब की साइड वाला वो आज का पाकिस्तान, और जो बंगाल की साइड वाला वो आज के टाइम पे हमारा बांग्लादेश, फाइन। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी वर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पाकिस्तान। अब पूरी की पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी, मतलब सारे जो हैं मुस्लिम मेजॉरिटी इंटरेस्टेड नहीं थे पाकिस्तान ज्वाइन करने में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान को, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे, जैसे नॉन वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। तो नॉन वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, ये एक ऐसा एरिया था कि ये लोग नहीं चाहते थे, खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी, ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान में इंक्लूड होना, बट स्टिल क्योंकि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, मुस्लिम कंसंट्रेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इनको भी ज़बरदस्ती उसमें पाकिस्तान में इंक्लूड कर दिया गया, और इनकी डिमांड को जैसे कहते हैं ना सरपास कर दिया गया, इनकी डिमांड को सुना नहीं गया। तीसरा, हमारे पास दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे जिनमें बहुत लार्ज पॉपुलेशन में नॉन मुस्लिम लोगों की मेजॉरिटी थी। अब पंजाब एंड बंगाल की बात हो रही है यहाँ, इवन दो यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी,
बट यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में भी थे, तो इन दोनों प्रोविंसेस को भी ब्यूरिफिकेट किया, बाइफरकेट किया और इनको भी डिवाइड करना पड़ा. देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर. मतलब मिनॉरिटी की हमारे पास प्रॉब्लम जो है बोथ साइड्स पर थी. जैसे बॉर्डर हो गया तो बॉर्डर के इस साइड भी, बॉर्डर के इस साइड भी, दोनों साइड पर हमारे पास मिनॉरिटीज की प्रॉब्लम थी. कि जैसे मान लो ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की साइड में जो टेरिटरी पाकिस्तान को गई, जो लैंड पाकिस्तान को गई, उस पर लोग तो रह रहे हैं ना. तो इतने सारे लोगों में अब मान लो ये लोग हिंदूज हैं, इनको या मुस्लिम्स भी हैं, इनको इस साइड पर आना है. तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम थी क्योंकि जो ये बाकी के ये जो सारे मुस्लिम लोग हैं, रिलीजन के मतलब कह लो ग्राउंड्स पर बहुत वायलेंस वगैरह सब हुई. तो इन लोगों को मिनॉरिटी में थे यहाँ, ये मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, तो इनको इधर आने में बहुत प्रॉब्लम हुई. प्रॉब्लम क्या हुई? अराउंड 80 लाख पीपल इधर से उधर हुए बॉर्डर्स वगैरह से, जिनमें से 5 से 10 लाख लोगों को मतलब बहुत अट्रॉसिटीज हुई उनके साथ ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स, कि हिंदूज ने मुस्लिम्स को मारा या मुस्लिम्स ने सिख्स को मारा. तो ऐसे ही बहुत अट्रॉसिटीज हुई. जो फीमेल्स होती थी, जो विमेन होती थी, दे वर एबडक्टेड, दे वर रेप्ड एंड इवन ऑनर किलिंग्स होती थी. कि मतलब परिवार के लोग ही खुद फीमेल्स को मार देते थे फॉर देयर प्रेजर्वेशन ऑफ देयर ऑनर, कि उनके साथ कोई अट्रॉसिटीज ना हो. मतलब फोर्स्ड मैरिजेस वगैरह होने लगी थी. कि अगर जैसे कोई मुस्लिम विमेन है, तो अगर किसी हिंदू ने उसको एबडक्ट कर लिया है, तो ही वुड फोर्स हर कि आपको अपना रिलीजन चेंज करना है. तो रिलीजन चेंज फोर्स बहुत हुआ और एट्रॉसिटीज हुई. women were maimed, raped, abducted, like what not. So it was a very tragic event of the history, right? And it was very very deadly. उसके बाद हमारे पास हैं consequences of partition. पार्टीशन के क्या consequences रहे? Year 1947 was an year one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population. मतलब बहुत लार्ज स्केल पर एब्रप्ट, इम्प्लान्ड, किसी ने कोई प्लानिंग तो की नहीं थी. ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इतना इम्प्लान्ड तरीके से, एकदम बस ऐसे जल्दबाजी में हब्बड़ दब्बड़ सब कुछ. बहुत ट्रैजिक ईयर था ये 1947. देयर वर किलिंग्स एंड एट्रॉसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. ऐसा नहीं था कि इंडिया की साइड पर नहीं था या पाकिस्तान की साइड पर नहीं था, दोनों जगह बहुत तरह की किलिंग्स, एट्रॉसिटी सब कुछ था. पीपल ऑफ वन कम्युनिटी वर लाइक रथलेसली किलिंग वन अनदर एंड मेन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज. फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स हैं तो दे आर लाइक so bad to Hindus, Sikhs, Parsis, like any other people out of their community, which is not a very good thing. This is like insane. This is not even humanity. Still on religious grounds. उसके बाद cities like Lahore, Kolkata and Amritsar were divided into communal zones. मतलब लाहौर, कोलकाता और अमृतसर ये कम्युनल जोन्स बन चुके थे. मुस्लिम्स जो थे वो अवॉइड करते थे गोइंग इनटू एरियाज जहाँ पर मेनली हिंदूज या सिख्स हों. सेम वाइस वर्सा, हिंदूज अवॉइड करते थे ऐसी जगहों पर जाना जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी हो. तो वाइस वर्सा सब कुछ ये चल रहा था. उसके बाद minorities on both the sides of the border left their home and they secured a temporary shelter which was known as refugee camps. अब दोनों साइड की minorities जो थी उनको अपने अपने घर छोड़ने पड़े. Like they were feeling like कि जिस जगह पर उनके ancestors रहे वो लोग खुद रह रहे हैं, एक ही दिन में, इवन कुछ घंटों में, they were like aliens to their own place.
उनको अपने घर छोड़ करके जाना पड़ता था, इवन एट लाइक वेरी वेरी शॉर्ट नोटिसेस। और उसमें उनको, जैसे उन्होंने घर छोड़ दिया, अब किन किन मीन से वो ट्रैवल कर रहे थे बॉर्डर की दूसरी साइड, तो उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स वगैरह में कई बार टेम्पररी शेल्टर लेना पड़ता था। उसके बाद रिफ्यूजीज, व्हाट वर रिफ्यूजीज गाइज? रिफ्यूजीज की एक मतलब बहुत अलग ही डेफिनेशन हम सबके माइंड में होती है, बट दैट समवेयर नॉट ट्रू। रिफ्यूजीज, like, I'll explain refugees here. Fine. Some people were attacked, killed, and raped. Thousands of women were abducted on both the sides of the border and they were forced to do marriage. The family members killed their own women to preserve their family's honor. मतलब कई लोग नहीं, बहुत सारे लोग, they were killed, attacked, and like women were raped, even sometimes men as well. So thousands of women were abducted. Abducted का मतलब क्या होता है? Abducted का मतलब होता है kidnapped on both the sides of the border. मुस्लिम साइड भी, हिंदू साइड भी, लाइक इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड्स पर। तो they were forced to do marriage, कि अगर हिंदू ने abduct किया मुस्लिम women को, तो he will force that woman to change her religion to Hinduism and marry her. और सेम कि अगर मुस्लिम ने किसी हिंदू वुमेन को abduct किया, किडनैप किया, तो ही इज गोइंग टू फोर्स हर कि आप हिंदुइज्म को छोड़कर उनका मुस्लिम जो रिलीजन है उसको अपनाओगे। उसके बाद while recounting during partition, they have often used the phrase that survivors used as a division of hearts. जब recounting हुए partition पर, तो जो सर्विवॉयर्स थे उन्होंने कई बार ये फ्रेज यूज किया, डिविजन ऑफ हार्ट्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, अगर जैसे क्वेश्चन आ गया तो व्हाट डू यू मीन बाय डिविजन ऑफ हार्ट्स, तो इसमें आपको पार्टीशन बताना है, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको इसको देखना होगा। तो कई बार ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिविजन ऑफ हार्ट्स। डिविजन ऑफ हार्ट्स का मतलब बेसिकली यहाँ कुछ नहीं है, ये सर्विवॉयर्स ने एक फ्रेज यूज किया था, मतलब पार्टीशन के टाइम पर जिन लोगों ने इसको सरवाइव किया, जो लोग इससे निकले, उन्होंने ये फ्रेज यूज किया था कि पार्टीशन जो था वो एक मेयर डिवीजन जो था प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, एसेट्स का नहीं था, या पॉलिटिकल डिवीजन नहीं था कंट्री का, टेरिटोरियल डिवीजन नहीं था। ये फाइनेंशियल एसेट्स और टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ इसमें एक्सचेंज हुए थे। इवन ये एक तरह का डिवीजन ऑफ हार्ट्स था। पहले जो इंडिया एक साथ रहता था, सब लोग एक साथ रहते थे, अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन उनको अलग किया जा रहा था। तो दिस वॉज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। 80 lakh people were forced to migrate across the new border. 5 to 10 lakh people were killed during the partition. 80 लाख लोग फोर्स्ड थे बॉर्डर के अक्रॉस माइग्रेट करने के लिए, कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना पड़ रहा था और जो नॉन मुस्लिम थे उनको इधर इंडिया की साइड आना पड़ रहा था। तो उस टाइम पर तो ऐसा था कि कई लोगों को इवन ये भी नहीं पता था पार्टीशन के टाइम कि हम किसकी टेरिटरी में हैं, हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं। 80 lakh people, they were forced to migrate across the new border, and 5 to 10 lakh people were killed during the partition. From the total population of India, अब देखो पार्टीशन हो गया, माइग्रेशन हो गई, इंडिया स्टिल हैज 12% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। इंडिया में अभी भी 12% आउट ऑफ द टोटल 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 12% अभी भी मुस्लिम्स थे 1951 के अकॉर्डिंग। कई लीडर्स नेशनल स्ट्रगल के 2 नेशन थियरी में बिलीव नहीं करते थे और वो डिमांड करते थे फॉर अ हिंदू नेशन, बट कई लोग बिलीव करते थे कि इंडिया जो है वो सभी लोगों को, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। तो यहां से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया वर्ड आया, सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या?
लाइक राइट टू चूज योर ओन रिलीजन एंड ऑल। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आप अपना रिलीजन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। आपको कोई रिलीजन चूज करना है, किसी को कोई रिलीजन फॉलो करना है तो आप करो, अगर आपको कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना तो आप मत करो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो वो चीज कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलर का मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब अगर क्वेश्चन आए कि फ्रॉम वेयर डिड द वर्ड सेकुलर केम, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, मैंने आपको आंसर बताया, फाइन। उसके बाद लेट्स चेंज द इंक। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश इंडिया जो हमारा था उसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों आते थे। मैंने आपको पहले जो ऊपर फ्लो चार्ट बनाया था, ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस जो थे ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, प्रिंसली स्टेट्स इनडायरेक्टली कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स, दे वर कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसेस। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, उस टाइम पर थी, ठीक है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल्स रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, देखो ये कहानी कुछ ऐसी है, हमारी प्रिंसली स्टेट्स हमारे इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जब हमारा पार्टीशन हुआ या जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, ठीक है। तो जो ये 565 प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे पास, ये प्रिंसेस कंट्रोल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया छोड़ा तो इनको मतलब ऑटोनॉमी दी कि आपकी मर्जी है कि आपको इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में जाना है, या फिर आपको अपनी जो है अपने आप इंडिपेंडेंटली रूल करना है। तो उसके बाद जो है हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और इनके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। सेक्रेटरी में भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिपेंडेंस जब हमारे इंडिया की हुई तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी अनाउंस किया कि इंडिपेंडेंस जो है प्रिंसली स्टेट्स की, इनको राइट देती है कि आइदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन फ्री और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर अगर देखो सबके पास 565 जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स हैं सबके पास ये राइट था। अगर मान लो जैसे ये इंडियन शेप, ठीक है कोई बात नहीं, सपोज ये इंडिया है, इसके अंदर इतनी सारी अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मान लो ये स्टेट ने कहा मैं इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के साथ, ये कह रहा है मैं अलग अपना ही इंडिपेंडेंट रहूंगा, ये कह रहा है मैं इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के साथ, ये अलग ही इंडिपेंडेंट। अब देखो कैसे इंडिया जुड़ेगा, ये स्टेट जो कह रही है मेरे को पाकिस्तान जाना है, ये कैसे पाकिस्तान में इंक्लूड करेंगे हम, ये इंडिपेंडेंट रहने को कह रही है, तो क्या मतलब इंडिया की जो शेप है वो इसके कारण ऐसी ऐसी होगी। लाइक बहुत से कंसर्न्स थे यहाँ पर, कोई एक सिंगल कंसर्न नहीं था, बहुत से कंसर्न्स थे। बेसिक कंसर्न तो सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और इन 565 स्टेट्स को, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमें साथ मिलाकर इंडिया जोड़ना है, यूनिटी लानी है इंडिया में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल किया इस चीज में, इन नेगोशिएटिंग विद द प्रिंसली स्टेट्स एंड सक्सेसफुली परसुएटेड देम टू फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया को यूनिफाई करने में। इंडिया अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते, उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो नेचर थी ना होती, तो मे बी इंडिया आज ऐसा ना दिखता जैसा कि आज है। उसके बाद there were 565 princely states at the time of independence, और
मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस जो थे वो रेडी हो गए थे इंडियन यूनियन में आने के लिए। बट अब यहाँ से देखो, ये मेन वो है, स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ एंड कश्मीर वर डिफिकल्ट टू परसुएड। अब यहाँ पर हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर, ये इनको मनाना इंडिया में आने के लिए थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा क्या, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। अब इनकी हैदराबाद और मणिपुर की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारी कश्मीर है ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद however by the end of 1948 even they became the part of Indian Union। हाँ, 1948 के एंड तक ये लोग भी इंडियन यूनियन में शामिल हो गए थे। अब वो कैसे हुए थे, अब इसकी कहानी आगे आएगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वन मार्कर है। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द इंडियन यूनियन इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था, एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसे सभी प्रिंसेस को साइन करना था कि हाँ वो अपनी मर्जी से इंडिया में इंक्लूड होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट बने। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, व्हाट वाज द डॉक्यूमेंट साइंड फॉर अ princely state to be a part of India? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ACCESSION। पार्टीशन एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। अब यहाँ पर राइटर्स, पोट्स, फिल्म मेकर्स जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी पोएम्स वगैरह में किलिंग्स और सफरिंग सब कुछ, ये सब अपनी नॉवल, स्टोरीज, फिल्म्स में इंक्लूड किया है। सर्वी वॉइस ने एक फ्रेज यूज किया, डिवीजन ऑफ हार्ट्स, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वायलेंट सेपरेशंस, वही वायलेंट तरीके से सेपरेशंस हुई थी। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में एक पेज है, पूरा पेज डेडिकेटेड इसी को है, महात्मा गांधी सैक्रिफाइसेस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लाइक व्हाट वर द रोल प्लेड बाय द गांधी जी आफ्टर इंडिपेंडेंस या इन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइक महात्मा गांधी का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इंडिपेंडेंट हुए, बट महात्मा गांधी ने किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया। ऐसा क्यों? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, खुशी का दिन था? नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पर कोलकाता में थे और वो बहुत बहुत डिस्टर्ब थे राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू मुस्लिम के दंगों में उनको बहुत परेशान कर दिया। देखो, सबको पता है गांधी जी जो हैं अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज को ज़्यादा पसंद करते थे। ज़्यादा क्या पसंद, ही नॉन वायलेंस को करते थे। तो उनको एट्रोसिटीज, वायलेंस, इन सब से बहुत परेशानी हो रही थी। ही डिड फास्ट टू स्टॉप दीज ऑल, लाइक दिस ऑल वायलेंस। उन्होंने फास्ट करा, व्रत रखा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही मूव टू दिल्ली। अब यहाँ पर जो था इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा था वहाँ कोलकाता में। नेक्स्ट मंथ वो दिल्ली आते हैं। अब लार्ज स्केल वायलेंस वहाँ पर चल रही थी दिल्ली में, बहुत लार्ज स्केल पर, लाइक हद वायलेंस वगैरह सब चल रही थी। अब उसके बाद ही वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट दिल्ली आने के इनके रीजंस क्या थे। ये दिल्ली आ तो गए, किस लिए आए, क्या रीजन रहे इनके? पहला, इनको बहुत कंसर्न था कि मुस्लिम्स को इंडिया में रहने दिया जाए डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ। दूसरा, इनका कंसर्न ये था कि मुस्लिम को इंडिया में रहने दिया जाए और इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो ठीक रहें। उसके बाद उनको खुशी नहीं हुई ये देखकर कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स किए थे पाकिस्तान को, कि वो उन कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न था उनका दिल्ली जाने का। अब इससे क्या इम्पैक्ट हुआ?
कम्युनल टेंशन्स और वायलेंस जो थी कम हुई, कुछ हद तक रिड्यूस हुई। उसके बाद मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली और सराउंडिंग कंट्रीज, वो अब सराउंडिंग एरियाज, वो अपने अपने घर सेफली जा पा रहे थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के जो भी ड्यूज इनकी तरफ को हैं वो उनको पे कर देंगी। ठीक है, डन। अब उसके बाद गांधी जी एक्शंस वरंट लाइक्ड बाय ऑल। गांधी जी के ये जो एक्शंस थे, देखो बेसिकली गांधी जी इंडिया को हिंदू स्टेट बनाने के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि इंडिया सिर्फ एक हिंदू स्टेट बने। वो चाहते थे इक्वालिटी सबके लिए हो और मुस्लिम्स के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो फेवर में रहते थे। तो उनके जो एक्शंस थे सब लोग उनको पसंद नहीं करते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो थे दोनों ही साइड पर, दोनों ही कम्युनिटीज के, वो ब्लेम करते थे गांधी जी को उनकी कंडीशन के लिए कि कहीं ना कहीं गांधी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और वो बेसिकली डिसलाइक उनसे थे, मतलब वो लोग बेसिकली उनको नहीं पसंद करते थे जो चाहते थे कि हिंदूज रिवेंज लें और इंडिया को हिंदू कंट्री बनाए और पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाए। उसके बाद कई लोगों ने एक्यूज किया गांधी जी को फॉर एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। गांधी जी को कई लोगों ने ये भी एक्यूज किया, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुस्लिम्स, पाकिस्तान के मुस्लिम्स का साथ देते हैं। उसके बाद गांधी जी पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज पीओवी, बट स्टिल गांधी जी का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? उनका बिलीफ था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहनी चाहिए और इस कारण से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अटेम्प्ट्स किए गांधी जी को असैसिनेट करने के लिए, गांधी जी को मारने के लिए। बट फिर भी गांधी जी ने आर्म प्रोटेक्शन, कोई सिक्योरिटी, सब कुछ मना कर दिया और फिर भी वो सबको अपनी प्रेयर मीटिंग्स के टाइम पर मिला करते थे। तो ऐसे ही एक दिन 30 जनवरी 1948 एक ऐसा ही एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम गोडसे, तो ये जो है ये गांधी जी के पास आते हैं उनकी इवनिंग प्रेयर में दिल्ली में, और इन्होंने 3 बुलेट्स गांधी जी पर फायर करी और उनकी सडन ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। Thus ended a lifelong struggle of truth, non-violence, justice and tolerance. और यहाँ अंत होता है महात्मा गांधी जी के जीवन का, उनके स्ट्रगल का, उनकी सच्चाई के स्ट्रगल का, उनके अहिंसा के स्ट्रगल का, जस्टिस का, टॉलरेंस का। इन शॉर्ट गांधी जी का यहाँ अंत होता है, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, द प्रॉब्लम। यहाँ से अभी ऑलमोस्ट अराउंड हाफ चैप्टर रह रहा है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो इस करके ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक वीडियो और चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हमारा पूरा हो जाएगा।